हाय गाइस, वेलकम टू द डॉक्टर्स इन डार्क। और आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो फार्माकोकाइनेटिक्स बेसिकली सजेस्ट दैट व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब अगर आप कोई भी ड्रग इंटेक करते हैं या ड्रग लेते हैं तो उसको बॉडी के द्वारा ड्रग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब सबसे पहले बॉडी ड्रग को एब्सॉर्ब करती है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होता है और उसके बाद एक्सक्रीशन होता है। मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों मिलकर जो बनता है उसको एलिमिनेशन बोलते हैं या एलिमिनेशन ऑफ ड्रग बोलते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एब्सॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एब्सॉर्प्शन की मेथड बहुत सारी है, जैसे कि पैसिव डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड ट्रांसफ्यूज़न। इन दोनों में एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब अलोंग द ग्रेडियंट ही ट्रांसफ़र होते हैं या ड्रग ट्रांसफ़र होती है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की ज़रूरत रहती है, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है। पाइनोसाइटोसिस यानी कि कोई अगर लार्ज मॉलिक्यूल है जैसे कि विटामिन B12, तो उसके एब्सॉर्प्शन के लिए मेथड यूज़ की जाती है। अब कंडीशंस फॉर एब्सॉर्प्शन, तो सबसे पहले लिपिड सोल्यूबिलिटी। अगर कोई भी ड्रग लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो वो क्रॉसिस इजीली, मतलब वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है। इसका रीज़न है कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स जल्दी से एब्सॉर्ब होती है और बहुत तेज़ इफ़ेक्ट करती है। और वाटर सोल्यूबल ड्रग्स यानी कि जो ड्रग्स पोर्स या कोई चैनल या वाया द प्रोटीन्स, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के थ्रू एब्जॉर्ब होती है। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग यानी कि जो ड्रग नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी या नॉन पोलर रहेगी वो इजीली लिपिड सोल्यूबल ड्रग कहलाएगी और वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। मगर वाटर सोल्यूबल ड्रग्स जो आयोनाइज फॉर्म में या पोलर फॉर्म में रहेगी वो इजीली एब्जॉर्ब नहीं होती। तो अगर मीडियम सेम है, मतलब मीडियम इज सेम एज ड्रग, देन नॉन आयोनाइज ड्रग मोस्टली सीन इन नॉन आयोनाइज फॉर्म। और ड्रग क्रॉस इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर या फिर सेल मेम्ब्रेन जो कि लिपिड का बना हुआ है। तो इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करती है ड्रग के एब्सॉर्प्शन में। दूसरा है सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी ही इजीली ड्रग एब्जॉर्ब होगी। इंक्रीज ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो एब्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा, और ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो इजीली ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। पीके ई सजेस्ट कि जिस पीएच पे 50% ऑफ ड्रग इज़ लिपिड सोल्यूबल एंड 50% इज़ वाटर सोल्यूबल। तो अगर किसी ड्रग का पीके इज़ दैट मच लो और हाई तो इसके हिसाब से भी ड्रग की एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अब कंडीशंस फॉर एब्सॉर्प्शन देख लिया हमने। 3-4 फैक्टर्स है जो ड्रग एब्सॉर्प्शन पे इफ़ेक्ट करते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी। तो परसेंट ऑफ ड्रग रीचिंग सर्कुलेशन आफ्टर फर्स्ट पास हिपेटिक मेटाबॉलिज्म, मतलब कितने परसेंट ऑफ ड्रग्स ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचेगी आफ्टर हिपेटिक मेटाबॉलिज्म। यानी कि कुछ ड्रग हम ओरली इंटेक करते हैं तो लीवर के एंजाइम द्वारा उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है और वो ड्रग इनइफेक्टिव हो जाती है। तो अगर किसी ड्रग को हमने इंटेक किया, उसका 50% मेटाबॉलिज्म हो गया लीवर के एंजाइम के द्वारा और 50% ही ब्लड सर्कुलेशन में पहुंची, तो उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी होती है 50%। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इट डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म डिक्रीजेस द बायोअवेलेबिलिटी, ओरल रूट हैज़ a lesser bioavailability and IV route has a 100% bioavailability. So drugs with almost 100% bioavailability are linezolid and levofloxacin. If drug has a high first pass metabolism, not preferred via oral route, मतलब उस ड्रग को हम फिर किसी और अल्टरनेटिव रूट के थ्रू चूज़ करेंगे पेशेंट को देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग इफ़ेक्टिव ड्रग पेशेंट तक पहुंच सके और पेशेंट जल्दी ट्रीट हो सके। फॉर एग्जांपल सबलिंगुअल एंड इंजेक्टेबल, ये दो अलग अलग रूट्स हैं, उसके थ्रू भी हम ड्रग्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग है, उसको सबलिंगुअली दिया जाता है क्योंकि उसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ही हाई है। तो इस तरीके से हम अल्टरनेटिव रूट प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है कि ड्रग्स विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो इसको बहुत ही इजी तरीके से याद रखा जा सकता है। अ नाइस पर्सन हैज़ अ वेरी स्वीट लवली मदर। A for alpranolol, nice for nitrate, person for pethidine and propanolol, H for hydrocortisone, V for verapamil, S for salbutamol, L for lignocaine,
एंड M फॉर मॉर्फिन। तो बहुत ही हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के ड्रग्स बहुत ही इजीली याद रखे जा सकते हैं। अ नाइस पर्सन हैज़ वेरी स्वीट लवली मदर। एंड बायोअवेलेबिलिटी का ग्राफ दिया हुआ है, बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ओरल अपॉन एरिया अंडर कर्व IV इंटू 100। IV रूट की बायोअवेलेबिलिटी 100% है, तो इसीलिए हम एरिया अंडर कर्व IV को लेके बायोअवेलेबिलिटी, ओरल बायोअवेलेबिलिटी को कंपेयर करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर मैं पॉइंटर दिखा रहा हूँ, तो जहाँ पर पीक दिख रहा है आपको ये वाला, इसको बोलते हैं, यहाँ से अगर टाइम के साथ से ग्राफ बनाएंगे तो इसको बोलते हैं Cmax। और एरिया अंडर कर्व ऑफ IV डोज इज़ अ कंपेरेटिव एरिया, और एरिया ऑफ ओरल डोज इज फर्स्ट इंक्रीजिंग C मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजिंग। तो इसकी मदद से इस ग्राफ को, ये इतना एरिया है, उसको बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। बायो इक्विवेलेंस, अगर दो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी सेम है और वो अलग अलग ब्रांड की है, तो इसकी मदद से जो डेटा निकलता है उसको बायो इक्विवेलेंस बोलते हैं। एक्सेप्टेबल रेंज इज ±25%। एप्टोइन एंड डायंटीन आर बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंट, जिनकी बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट है। सो चेंज ऑफ अ ब्रांड इज़ नॉट रिकमेंडेड। सो अगर दो ड्रग कोई बायो अवेलेबिलिटी सेम है, जिन दो ड्रग की, उनकी ही ब्रांड इंटरचेंजेबल हो सकती है। अगर आप किसी एक ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कम है, उसको अगर आप ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी वाली ड्रग से एक्सचेंज करोगे, तो जिसकी बायो अवेलेबिलिटी कम है वो वाली ड्रग लेस इफ़ेक्ट करेगी। तो इसकी मदद से हमें पेशेंट को जो इफ़ेक्ट चाहिए होगा वो नहीं मिलेगा। तो ये सजेस्ट करता है बायो इक्विवेलेंस। अब डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा कंपोनेंट हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन, उस पर अब हम फोकस करते हैं। अमाउंट ऑफ ड्रग विच गोज़ फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू। पहले हमने ड्रग एब्जॉर्ब की और उसको ब्लड तक ले गए। अब अमाउंट ऑफ ड्रग जो ब्लड के थ्रू टिश्यू तक जाएगी और डिफरेंट कंपार्टमेंट में जाएगी और सेल पर इफेक्ट करेगी, वो देखेंगे, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजेस इफ बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज। हमने जैसे देखा बायो अवेलेबिलिटी इज इंक्रीज, देन फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीज। ड्रग क्रॉसिस बैरियर, जो ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर या प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करेगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत हाई होगी। और ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, अगर ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देंगे तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा। क्रॉसिस ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, अगर कोई ड्रग प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस कर देती है तो उसकी टेराटोजेनिक साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल फेनिटोइन, जिसमें फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम होता है, और वारफेरिन, जिसमें वारफेरियन सिंड्रोम होता है। तो ये दो ड्रग है जिसकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ब्लड ब्रेन बैरियर या ब्लड प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करता है तो इसकी साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकती है। तो प्रेगनेंसी में ड्रग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसका फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन से पता किया जा सकता है। इफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज हाई देन डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीजेस। अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक ड्रग्स बाइंड टू द एल्ब्यूमिन एंड बेसिक ड्रग्स आर बाइंड टू द अल्फा-1 ग्लाइकोप्रोटीन्स। और अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये ड्रग बाइंड होती है तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जिसके साथ अगर ड्रग बाइंड हो जाएगी तो टिश्यू में परफ्यूजन कम होगा, यानी कि टिश्यू तक ड्रग बहुत कम पहुंचेगी। तो इसकी मदद से डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी अपॉन प्लाज्मा कंसनट्रेशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक पैरामीटर है जिसको हम डिसाइड कर सकते हैं इस सम के थ्रू कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, मतलब कितनी ड्रग हमने ब्लड में या ओरली दी थी पेशेंट को, और प्लाज्मा कंसनट्रेशन में कितनी ड्रग पहुंची है। फॉर एग्जांपल हमने पेशेंट को बस 200 mg ड्रग दी है इन बॉडी, एंड प्लाज्मा कंसनट्रेशन में 100 mg ड्रग पर 5 लीटर प्लाज्मा कंसनट्रेशन है, या 20 mg पर लीटर है, दोनों सेम ही चीज़ है। तो अगर किसी पेशेंट को 200 mg ड्रग दी है बट और उसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन 20 mg पर लीटर है, तो मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 10 लीटर, 10 लीटर। Application of volume of distribution. If toxicity with high VD drug, hemodialysis is not effective. Treatment is antidote. मतलब किसी भी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, तो अगर किसी ड्रग की टॉक्सिसिटी हो गई जिसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई है, मतलब उस ड्रग प्लाज्मा कंसनट्रेशन से सीधा टिश्यू में ज़्यादा होके फिर टिश्यू में एक्यूमुलेट हो गई,
तो अगर इस पेशेंट का हम हीमोडायलिसिस करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत ही कम ड्रग होगी, क्योंकि हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ये ड्रग टिश्यू में ज़्यादा चली गई है। तो इसकी मदद से अगर ब्लड में हीमोडायलिसिस करेंगे तो ड्रग की टॉक्सिसिटी कम नहीं होगी, और ऐसी ड्रग का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें ऐसी टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें एंटीडोट देना पड़ेगा। और फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन की अगर टॉक्सिसिटी होगी तो डीजी बाइंड इज़ अ एंटीडोट जो यूज़ होता है ट्रीटमेंट के लिए। और अगर इफ़ ड्रग हैज़ ए हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देन टी हाफ इज़ हाई, मतलब अगर किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा तो ड्रग का हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगा। इफ़ ड्रग हैज़ ए हाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अचीव डिजायर्ड थेराप्यूटिक प्लाज्मा कंसनट्रेशन देन हायर बोलस डोज इज़ रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा तो पेशेंट को अगर थेराप्यूटिक प्लाज्मा कंसनट्रेशन मतलब एक इफ़ेक्टिव डोज चाहिए होगा, जिस डोज के कारण पेशेंट का इन्फेक्शन कम होगा या फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा, तो वो डोज लाने के लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ बोलस देना पड़ेगा। मतलब अगर ड्रग स्लोली देंगे तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होगा और ड्रग सीधा टिश्यू में चली जाएगी। तो हमें अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ में बोलस देंगे तो मतलब प्लाज्मा में एक रीच थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन तक ड्रग पहुंचेगी और इसकी मदद से बैक्टीरिया या वायरल किल हो गए। तो ये बहुत ही इजीली किया जा सकता है, और इसके लिए हमें चाहिए लोडिंग डोज। तो लोडिंग डोज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन लीड्स टू द लोडिंग डोज। और उसके बाद हमें कंटिन्यूसली पेशेंट को आईवी मेंटेनेंस डोज देना है, और ये मेंटेनेंस डोज फिर कंटिन्यूसली थेराप्यूटिक अचीवमेंट तक रहना चाहिए। मतलब हायर बोलस डोज देने के बाद कंटिन्यूसली मेंटेनेंस डोज कैलकुलेट करके देना है, जिसकी मदद से ड्रग एक बैरियर के ऊपर मतलब एक थेराप्यूटिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अबोव डिजायर्ड इफेक्ट देगी। तो इसलिए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं क्लियरेंस की। तो क्लियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। क्लियरेंस इज क्लियरिंग ऑफ ड्रग आउट ऑफ बॉडी वाया ऑल द रूट्स, मतलब हिपेटिक सर्कुलेशन, बिलियरी सर्कुलेशन या एक्सक्रीशन या यूरिनरी एक्सक्रीशन, किसी भी रूट से अगर ड्रग एलिमिनेट होती है वाया बॉडी तो उसको बोलते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्लियरेंस होता है। तो ये था हमारा आज का एब्सॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल डॉक्टर्स इन डार्क एंड comment for the new topics or any topics you want that I make a video. And thank you. Have a good day.